नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज वार्षिकी का अगला एपिसोड आर्थिक घटनाओं पर मैं लेकर आया हूं। इससे पहले के कुछ एपिसोड्स आपने सुने होंगे जहां पर हम लोगों ने वार्षिक घटनाक्रमों की बात कही थी और आज ये एपिसोड आर्थिक घटनाओं पर आधारित है। आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक झटके में जमीन पर ला दिया था। बीते कुछ दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट साल 2020 में देखने को मिली थी। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, जिनके पास नौकरी थी उनकी कमाई कम हो गई। सरकार अर्थव्यवस्थाओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती दिखी और आज तक कर रही है। इसी बीच साल 2020 में रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी जून तिमाही की विकास दर नकारात्मक 24% रही। इसकी वजह लॉकडाउन और उसके चलते बंद आर्थिक गतिविधियां रहीं, लेकिन इस बीच बहुत से ऐसे बदलाव भी हुए जिसने घरेलू उद्योग और कृषि को बढ़ावा भी दिया। कोविड-19 महामारी के समय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत समझ में आई। महामारी का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तुलनात्मक रूप से कम रहा। इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदर्शन भी दूसरों से बेहतर रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में यह इकलौता ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी डबल डिजिट तक पहुंच सकती है। यानी महामारी कृषि और इससे जुड़े सेक्टर को एक व्यापक अवसर के रूप में सामने लेकर आई। इस बीच पिछले साल राज्यों के राजस्व पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। बैठक में राज्यों ने अपनी राजस्व हिस्सेदारी मांगी, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल जीएसटी संग्रह में 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। ऐसे में भुगतान कैसे किया जाए, और उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया कि यह सब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, इसके लिए आप ध्येय रेडियो के पॉडकास्ट का एक एपिसोड सुन सकते हैं जो मैंने इसी विषय पर बनाया था, एक्ट ऑफ गॉड के ही नाम से। वैसे जीएसटी की बात उठी है तो पिछले साल केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में वस्तु एवं सेवा कर में करदाताओं को बड़ी राहत दी थी। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली जीएसटी छूट का दायरा 2 गुना कर दिया था। यानी 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी, ऐसी घोषणा की गई थी और पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। वैसे महामारी में उपभोक्ताओं के व्यवहार में भी एक व्यापक बदलाव देखा गया। घर में रहने के दिशा निर्देश, सामाजिक दूरी और वर्क फ्रॉम होम के विकल्पों से उपभोक्ताओं के व्यवहार के तौर तरीकों में बदलाव आया। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते पर्सनल व्हीकल खरीदने पर उपभोक्ताओं का जोर बढ़ा, जिससे ऑटो सेक्टर को बल मिला। आपसी संपर्क वाली जितनी भी सेवाएं थीं वो बुरी तरह प्रभावित रहीं, जबकि ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विस सेक्टर में जोरदार उछाल देखा गया। ऑनलाइन मोड में खरीदारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपीआई पेमेंट्स में मई 2020 से लगातार बढ़ोतरी हुई। वस्तुओं की ई शॉपिंग के अलावा ऑनलाइन शिक्षा, कंसल्टेंसी, स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी खासी डिमांड रही। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स कोरोना में सबसे हिट आइटम रहे। लेकिन कोरोना महामारी का सबसे नकारात्मक असर छोटे मझोले कारोबार यानी एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा। इसमें सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ईसीजीएल जैसी योजनाओं के सहयोग से धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य आपदा के चलते सर्विस सेक्टर में ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज बुरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता के बाद अब इन सेक्टर्स में रिकवरी आती दिख रही है। वैसे महामारी के दौर में जब अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर था, उस समय आरबीआई की तरफ से कई अहम नीतिगत निर्णय किए गए। रिजर्व बैंक ने कई महीनों तक पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया ताकि ग्रोथ रेट को सहारा मिल सके। इस बीच खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर बनी रही। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। प्राइस स्टेबल रहे, ये स्थायी विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार भारत सरकार आरबीआई से परामर्श करके 5 सालों में एक बार महंगाई का एक टारगेट निर्धारित करती है। इसी का पालन करते हुए 2016 से मार्च 2021 की अवधि के लिए 4% मुद्रास्फीति की दर निर्धारित की गई। इसकी ऊपरी सीमा 6% और निम्न सीमा 2% है। यानी 2 से 6% का एक ब्लॉक है जिसमें 4% आदर्श स्थिति है 5 सालों के लिए। इसे मेंटेन रखना है, लेकिन
कोविड के साल में ये पहुंच गई 6% से ऊपर। मौद्रिक नीति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे साधनों को अपनाता है। आप इनके बारे में जानते ही होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने एक और ऐलान 2020 में किया कि 1 जनवरी 2021 से आरबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम लेके आ रहा है। ये कदम तेजी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया। इस सिस्टम के तहत चेक से होने वाले 50,000 रुपए से अधिक रकम के भुगतान पर खाता धारक से जुड़ी जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करने की जरूरत होगी। इन सब के बीच पिछले साल सरकार ने एक के बाद एक राहत पैकेज की घोषणा की, ताकि धीमी सही लेकिन अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता रहे। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि रिफॉर्म्स के तौर पर जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के अनुसार यह आर्थिक पैकेज तैयार किया गया। इसका मकसद सप्लाई और डिमांड को बूस्ट देना था। सुधारों में सब्सिडी और ट्रांसफर के रूप में काफी पैसा खर्च किया गया। अकेले एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का प्रावधान था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एमएसएमई ने हमेशा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैसे बहुत से द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय सम्मेलन और समझौते भी हुए। जैसे भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में नेताओं ने अगले 5 वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के लिए भारत ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2025 अपनाया। इंडोनेशिया के साथ ऑटो सेक्टर, कृषि क्षेत्र, चावल पर भेदभावपूर्ण टैरिफ का मुद्दा, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा आदि के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता अभी अंतिम चरण में है और कोविड के समय भारत और अमेरिका व्यापार समेत कई अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समझौते भी देखे गए। अब चूंकि बात व्यापार की हो रही है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात भी कर लेना यहाँ जरूरी है। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार करते हुए 2019 में 63वीं रैंक हासिल की थी। डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि किसी देश में कितनी आसानी से और कितनी सुगमता के साथ व्यापार आप कर सकते हैं। इसके कुछ मानक होते हैं, जैसे व्यापार शुरू करना, उसके लिए परमिट कैसे मिलता है, बिजली की आपूर्ति कैसी है, फिर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या व्यापार के लिए ऋण की उपलब्धता है या नहीं, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के क्या इंतज़ाम हैं, क्या टैक्स यानी कर भुगतान आसानी से किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए क्या कानून है, विदेशों से आपका व्यापार कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लागू होते हैं, और यदि कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो दिवालियापन होने पर समाधान के क्या तरीके उस देश में मौजूद हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार होती है। भारत में भी विश्व बैंक के सहयोग से ऐसी ही रिपोर्ट तैयार होती है। साल 2020 में भारत की अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 10 स्थानों की छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश एक बार फिर से शीर्ष पर रहा। अब जब बात रिपोर्ट की हो रही है तो एक और रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं, वित्त आयोग की रिपोर्ट। एनके सिंह की अध्यक्षता में बने 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट का कवर टाइटल काफी दिलचस्प था, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, यानी कोरोना काल में वित्त आयोग। इस आयोग को हर 5 साल पर केंद्र राज्य के आपसी वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन, सदस्यों, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संस्थानों के साथ व्यापक विचार विमर्श और कई बैठकों के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को अब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आएगी। 15वें वित्त आयोग को दरअसल 2 रिपोर्ट सौंपनी थी। आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई, जिसमें 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए थे। इसमें प्रमुख सुझाव केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को 1% कम करने का था। पहले यह हिस्सा था 42% और अब है 41%। 1% की कमी इसलिए ताकि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र सरकार धनराशि दे सके। इसके अलावा आयोग ने रक्षा खर्च के लिए नॉन लैप्सेबल फंड शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ टीम के गठन का प्रस्ताव भी किया। फाइनेंस कमीशन ने वनावरण, कर प्रयास, जनांकिकीय प्रदर्शन, जनसंख्या और क्षेत्रफल को केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का आधार बनाया है। इन सब के बीच साल 2020 में शेयर मार्केट पर भी थोड़ी नज़र डाल लेनी चाहिए।
आप जानते हैं कि राजनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे पर जितने भी फैसले किए जाते हैं उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर दिखलाई पड़ता है। कोरोना काल में जितनी तेजी से दुनिया के लोगों को कोरोना ने अपनी जद में लिया, उतनी ही तेजी से इसने शेयर मार्केट पर भी धावा बोला। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मार्केट पर इसकी गिरफ्त बहुत दिनों तक नहीं रही। तो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए ये साल रोलर कोस्टर की तरह था। साल के शुरुआत में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में ऐसी बढ़त दिखी कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। तो ये थी साल 2020 के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं। सभी को कवर करना यहाँ संभव नहीं है छोटे से कार्यक्रम में। अगर आपको लगता है कोई ज़रूरी घटना छूट गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने बाकी मित्रों की भी मदद करें। ध्येय पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।